हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 92। एकदम शानदार तरीके से 91 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार प्ले लिस्ट में विजिट करके जरूर देखिए। तो टॉप 30 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, गर्भावस्था में सबसे सामान्य भ्रूण जटिलता क्या है? एंसेफली, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोसेफेलस या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य भ्रूण जटिलता क्या है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य भ्रूण जटिलता हमारा है डाउन सिंड्रोम। क्या है? हमारा डाउन सिंड्रोम है। क्या है? हमारा डाउन सिंड्रोम है। सबसे सामान्य जटिलता क्या है? हमारा डाउन सिंड्रोम है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता। यह सबसे सामान्य क्रोमोसोमल असामान्यता है। जो हमें क्या है? गर्भावस्था से सामान्य भ्रूण जटिलता जो डाउन सिंड्रोम है, यह क्या है? सबसे सामान्य क्रोमोसोमल क्या है? असामान्यता है जो ट्राइसोमी 21 के कारण क्या होती है? ट्राइसोमी 21 के कारण होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा, एक्लेम्सिया की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? श्वसन विफलता, कार्डियक अरेस्ट, सेरेब्रल हेमरेज या किडनी फेल्योर। तो कह रहा है एक्लेम्सिया की सबसे गंभीर जटिलता क्या है? एक्लेम्सिया की सबसे गंभीर जटिलता है ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज उच्च रक्तचाप और दौरे के कारण मस्तिष्क में क्या होता है? रक्तस्राव हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को रोकता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को क्या करता है? रोकता है। तो गर्भाशय के संकुचन को रोकने वाला हमारा है प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन क्या है? गर्भाशय की मांसपेशियों को क्या करता है? शांत रखता है और क्या कर देता है? प्रसव को रोकता है। नेक्स्ट, कह रहा है टोकालिटिक्स किस स्थिति में दी जाती है? प्रसव बढ़ाने हेतु, भ्रूण की वृद्धि हेतु या प्री टर्म लेबर को रोकने हेतु या प्लेसेंटा डिलीवरी हेतु। कह रहा है टोकालिटिक्स किस स्थिति में दी जाती है? टोकालिटिक्स किस स्थिति में दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्री टर्म लेबर को रोकने हेतु। प्री टर्म लेबर को रोकने हेतु टोकालिटिक्स गर्भावस्था के संकुचन को क्या करते हैं? रोकते हैं। जो हमारा टोकालिटिक्स है क्या है? गर्भाशय के संकुचन को क्या कहते हैं? रोकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टोग्राफ का अलर्ट लाइन क्या दर्शाता है? औसत सर्वाइकल डायलेशन, फेटल डिस्ट्रेस या धीमी प्रगति या एमनियोटिक द्रव की मात्रा। तो हमारा कह रहा है पार्टोग्राफ का अलर्ट लाइन क्या दर्शाता है? तो पार्टोग्राफ का अलर्ट लाइन औसत सर्वाइकल डायलेशन को क्या प्रदर्शित करता है और यह दिखाता है कि प्रसव सामान्य प्रगति पर है या नहीं। प्रसव क्या है? सामान्य प्रगति पर है या नहीं क्या करता है? पार्टोग्राफ अलर्ट लाइन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन या HCG। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है? तो गर्भावस्था में सबसे पहले कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, HCG। गर्भावस्था में सबसे पहले HCG हार्मोन क्या होता है? डिटेक्ट होता है। यह हार्मोन निषेचन के क्या होता है? 6 से 8 दिन बाद रक्त और मूत्र में क्या हो जाता है? पाया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है हाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? पल्मोनरी हाइपोक्सिया या एसोफेगल एट्रेक्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया या रूबेला संक्रमण। कर हाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? हाइड्रामिनियोस का सबसे सामान्य कारण है एसोफेगल एट्रेसिया। एसोफेगल एट्रेसिया, इसमें क्या होता है? भ्रूण निगल नहीं पाता जिससे एमनियोटिक द्रव की क्या होती है? मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कह रहा है भ्रूण की हृदय धड़कन सबसे पहले कहाँ सुनी जा सकती है? पेट की दीवार से, स्टेथोस्कोप से, डॉपलर से या अल्ट्रासाउंड से। तो हम भ्रूण की धड़कन सबसे पहले कहाँ सुन सकते हैं? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। यह 6वें सप्ताह में ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी द्वारा सुनी जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या? ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी द्वारा क्या की जाती है? 6वें सप्ताह में सुनी जा सकती है क्या? भ्रूण की धड़कन। नेक्स्ट,
कह रहा है एक स्वस्थ नवजात का पहला शारीरिक कार्य क्या होता है? रोना, पेशाब करना, सांस लेना, स्तनपान। तो क्या है, ये जो स्वस्थ नवजात है उसका शारीरिक पहले काम क्या होगा? सांस लेगा तभी तो जीवित रहेगा। तो जन्म के बाद ऑक्सीजन का पहला सेवन क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट कह रहा है पीपीएच का सबसे सामान्य कार्य क्या है? गर्भाशय टूटना, सर्वाइकल आघात, यूटेराइन एटॉनी या रिटेंडेड प्लेसेंटा। तो कह रहा पीपीएच का सबसे सामान्य कार्य क्या है? तो पीपीएच का सबसे सामान्य कार्य होता है यूटेराइन एटॉनी। क्या होता है? यूटेराइन एटॉनी। इसमें क्या होता है? गर्भाशय का संकुचित न होना प्रमुख कारण होता है। यूटेराइन एटॉनी में क्या होता है? गर्भाशय का संकुचन क्या होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है एएमटीएसएल में किस दवा का प्रयोग पहले किया जाता है? ऑक्सीटोसिन, मिथर्जिन, मिसोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्ट। तो कह रहा है एएमटीएसएल में किस दवा का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है? तो एएमटीएसएल में सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। यह पहले 1 मिनट में आईवी या आईएम दिया जाता है। इसके यह क्या पहले 1 मिनट क्या होता है में आईवी या आईएम दिया जाता है। नेक्स्ट कर ईसीबी कब किया जाना चाहिए? 28 सप्ताह, 32 सप्ताह, 36 सप्ताह या 40 सप्ताह। तो ईसीबी कब किया जाना चाहिए? 36 सप्ताह में। भ्रूण को पलटने का प्रयास इस समय सबसे सुरक्षित होता है। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? टॉक्सोप्लाज्मा, लिस्टीरिया, रूबेला, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? हार्मोनल बदलाव के कारण अधिक होता है। इन्फेक्शन क्या होता है? हार्मोनल में क्या होता है? चेंज होता है। इस कारण क्या होता है? अधिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्यूरिपेरियम की अवधि कितनी होती है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह। प्यूरिपेरियम की अवधि कितनी होती है? तो प्यूरिपेरियम की अवधि होती है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। यह समय शरीर की पूर्व गर्भावस्था में लौटने का होता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण क्या है? रोना बंद होना, त्वचा का ठंडा होना, सुस्ती, त्वचा का नीला होना। तो कह रहा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण क्या है? नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का पहला लक्षण है त्वचा का ठंडा होना। इसमें क्या होता है? त्वचा का ठंडा होना। हाइपोथर्मिया में तापमान पहले त्वचा से क्या होता है? गिरता है। तापमान क्या होता है? पहले त्वचा से क्या होता है? गिरना शुरुआत होता है। नेक्स्ट कह रहा है आरएच इनकैपेबिलिटी से भ्रूण में कौन सा खतरा होता है? आरएच इनकैपेबिलिटी से भ्रूण में कौन सा खतरा होता है? हाइड्रोसेफालस, एनाफिलेक्सिस या हेमोलाइटिक डिजीज या टिटनस। तो कह रहा आरएच इनकैपेबिलिटी से भ्रूण में कौन सा खतरा उत्पन्न हो सकता है? तो आरएच इनकैपेबिलिटी से हेमोलाइटिक डिजीज उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा ग्रेविडा और पैरिटी का सही अर्थ है? सिर्फ जीवित बच्चों की गिनती, सिर्फ गर्भधारण की गिनती, केवल पूर्वकालिक प्रसव की गिनती या सभी गर्भधारण और प्रसव की गिनती। तो कह रहा ग्रेविडा और पैरिटी का सही अर्थ है? तो ग्रेविडा और पैरिटी का सही अर्थ है सभी गर्भधारण और प्रसव की गिनती। ग्रेविडा मतलब कुल गर्भ, ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? कुल गर्भ। और पैरिटी का मतलब जीवित या मृत प्रसव, मतलब प्रसव हुआ, जीवित हुआ या मृत हुआ। नेक्स्ट कर कौन सा संकेत सुरक्षित मातृत्व का नहीं है? संस्थागत प्रसव, एंटीनेटल जांच, अनियोजित गर्भ समापन या प्रशिक्षित दाई की सहायता। तो कह रहा कौन सा सुरक्षित मातृत्व का नहीं है? जिसमें क्या होती है? माता सुरक्षित नहीं रहती है। तो अनियोजित जो हमारा क्या होता है? गर्भ समापन होता है। यह मातृत्व को क्या कहता है? असुरक्षित, माता को क्या असुरक्षित बनाता है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लेसेंटा की शीघ्र विकासी, पीपीएच की रोकथाम, मां की नींद सुधार या भ्रूण की सुरक्षा। तो कह रहा क्वेश्चन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का मुख्य उद्देश्य है पीपीएच की रोकथाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। यह तकनीक रक्तस्राव को क्या कहता है? नियंत्रित करने हेतु अपनाई जाती है। नेक्स्ट
कर सबसे जल्दी गर्भावस्था की पुष्टि कौन करता है? HCG रक्त परीक्षण, सोनोग्राफी, मूत्र परीक्षण या गर्भाशय का परीक्षण? तो कर सबसे जल्दी गर्भावस्था की पुष्टि कौन करता है? सबसे जल्दी गर्भावस्था की पुष्टि कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? HCG रक्त परीक्षण। यह क्या कहता है? सबसे जल्दी गर्भावस्था की क्या करता है? पुष्टि करता है। यह गर्भावस्था के 8वें दिन ही पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट, कर निम्न में से टेराटोजेनिक एजेंट कौन सा है? आयरन, फोलिक एसिड, थैलिडोमाइड या कैल्शियम? तो कर निम्न में से टेराटोजेनिक एजेंट कौन सा है? तो निम्न में से टेराटोजेनिक एजेंट कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थैलिडोमाइड। यह भ्रूण की बाह्य विकृतियों का कारण बनता है। नेक्स्ट, कर ओलिगोहाइड्रामिनियोस में सबसे ज्यादा कौन सी समस्या होती है? पॉलीसाइथेमिया या पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया या माइक्रोसोमिया या एमनियोटिक बैंड? तो कह रहा ओलिगोहाइड्रामिनियोस में सबसे ज्यादा कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ओलिगोहाइड्रामिनियोस में सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है पल्मोनरी पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। कम एमनियोटिक द्रव से क्या होता? फेफड़े ठीक से नहीं बनते हैं। क्या होगा? यदि एमनियोटिक द्रव क्या होगा? कम हो जाएगा तो क्या होगा? फेफड़े अच्छे तरीके से क्या होते हैं? बनते नहीं हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कर सर्विकल इनसफिशियंसी का इलाज क्या है? सर्विकल इनसफिशियंसी का इलाज क्या है? तो यह आयरन सप्लीमेंटेशन या सर्कलेज या सिजेरियन या फोले कैथटर? कर सर्विकल सफिशियंसी का इलाज क्या है? सर्विकल सफिशियंसी का इलाज है सर्कलेज। यह टाका सर्विक्स को क्या करता है? बंद करता है। जो सर्कलेज होता है क्या होता है? सर्विक्स को बंद करता है। नेक्स्ट, कर DIC में सबसे पहला रक्त परीक्षण क्या बिगाड़ता है? PT, फाइब्रोनोजन, प्लेटलेट काउंट या APTT? तो कर DIC में सबसे पहला रक्त परीक्षण क्या बिगाड़ता है? तो DIC में सबसे पहला रक्त परीक्षण हमारा प्लेटलेट काउंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। DIC में सबसे पहले क्या होगी? प्लेटलेट क्या होगी? गिरने लगती है, कम होने लगती है। नेक्स्ट, कर नॉन स्ट्रेट टेस्ट में रिएक्टिव पैटर्न का अर्थ है भ्रूण का हृदय असामान्य, भ्रूण अच्छी स्थिति में है, भ्रूण नींद में है, भ्रूण का वजन अधिक है। तो कर नॉन स्ट्रेट टेस्ट में रिएक्टिव पैटर्न का अर्थ है, नॉन स्ट्रेट टेस्ट में रिएक्टिव पैटर्न का अर्थ होता है भ्रूण क्या है? अच्छी स्थिति में है। हृदय दर में भी क्या? गति भ्रूण की उत्तेजना दिखाती है। हृदय दर से भी क्या आता है? भ्रूण की उत्तेजना क्या पता चलता है। नेक्स्ट, कर ब्रीच प्रेजेंटेशन में कंट्रेंडिकेटेड है सिजेरियन, एक्सटर्नल वर्जन या इंटरनल पैडेलिक वर्जन, पोडेलिक वर्जन या वेजाइनल डिलीवरी? तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में कंट्रेंडिकेटेड है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में कंट्रेंडिकेटेड क्या है? इंटरनल पोडेलिक वर्जन। एकल भ्रूण में यह तरीका क्या होता है? जोखिमपूर्ण होता है। नेक्स्ट, कर सेफ पीरियड मेथड में अंडोत्सर्ज कब होता है? 5वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन? जब हमारा क्या सेफ पीरियड में होगा क्या होगा? अंडोत्सर्ग क्या होता है? 14वें दिन होता है। 28 दिन के चक्र में यह मध्यकाल होता है। नेक्स्ट, कर ग्रेविडा 3 पैरा 2 एबॉर्टस 1 का अर्थ क्या है? 3 प्रसव 2 जीवित, 3 गर्भ 1 गर्भपात, 2 प्रसव 3 जीवित या 1 जीवित 2 मृत? तो कर ग्रेविडा 3 पैरा 2 एबॉर्टस 1 का अर्थ है। तो ग्रेविडा 3 पैरा 2 एबॉर्टस 1 का अर्थ है 3 गर्भ 1 गर्भपात, 3 गर्भ 1 एबॉर्टस मतलब क्या? 1 गर्भपात, 3 गर्भ 1 गर्भपात, यानी यहाँ से नंबर डी हो जाएगा राइट। यानी कुल 3 गर्भधारण जिसमें से क्या हो जाता है? 1 का क्या होता है? गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट, कर अपगार स्कोर में क्या नहीं मापा जाता? पल्स, श्वास, तापमान, रंग? तो अपगार स्कोर में क्या नहीं मापा जाता है? तापमान है, टेम्परेचर। अपगार स्कोर का जो टेम्परेचर है यह भाग नहीं है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कर प्रसव का द्वितीय अवस्था में क्या होता है? सर्विक्स फैलता है, भ्रूण का जन्म होता है, प्लेसेंटा का बाहर आना
या भ्रूण वृद्धि की मॉनिटरिंग। तो कह रहा है प्रसव की द्वितीय अवस्था में क्या होता है। तो प्रसव की द्वितीय अवस्था में होता है भ्रूण का जन्म। प्रसव के सेकेंड स्टेज में भ्रूण का जन्म होता है और द्वितीय चरण में पूर्ण डायलेशन के बाद भ्रूण क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश किया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।